बता दें इस बीच लखनऊ से अहम जानकारी, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य इसमें मौजूद रहे। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ले रहे थे बैठक। और बता दें संगठन और सरकार के मंत्री नेता बैठक में मौजूद रहे। तो सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक, जिसमें लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति अपनानी है, क्या आगे रोड मैप तैयार करना है, ब्लूप्रिंट कैसा होगा, इसके बारे में मंथन किया गया। इसी के साथ 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है अयोध्या में, उसको लेकर भी चर्चाएं हुई, बात विचार इस पे की गई। तो दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहे। राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद है, उनकी तरफ से बैठक ली गई है। संगठन और सरकार के मंत्री नेता बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के रणनीति प्रबंधन को लेकर मंथन की गई है। और 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद रहे। इसी के साथ प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में शामिल हुए। शुभम पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शुभम, ये बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ निर्णय निकल के सामने आया, क्या जानकारी? बिल्कुल, आज जो है लखनऊ के चांसलर क्लब में बैठक हुई है। बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े की अध्यक्षता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में ये जो बैठक है वो हुई है। और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी वहाँ पर मौजूद रहे। जो दोनों डिप्टी सीएम है वो भी मौजूद रहे। और साफ तौर से कहा जाता है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव को मजबूत किया जा सके, इस मुद्दों को लेकर के जो है जो बैठक है वो की गई थी। उसको लेकर के क्षेत्र में और सीटों को किस तरीके से समन्वय बनाया जाए, इन सभी बिंदुओं पर जो है वो चर्चा हुई है। इन सभी बिंदुओं को लेकर के जो चर्चा होने के बाद उन पर जो है किस तरीके से काम किया जाए, ये सभी जो चर्चाएं हैं वो की गई हैं। उसी के साथ इस बार जो बीजेपी है 400 पार का जो आंकड़ा है वो कैसे पार करती है, इस पर भी जो मंथन है वो किया गया है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का जो आंकड़ा है उसको किस तरीके से उस पर जो अपनी बढ़त है वो बनाई जाए, किस तरीके से 80 सीटें जो है बीजेपी के खाते में आए, उसको लेकर के जो चर्चा है वो की गई है। साफ तौर से कहा जा सकता है कि बूथ स्तर पर जो मजबूती है वो की जा सके। लोकसभा सीटें जो हैं उनको लेकर के जो मंथन है वो किया गया है। किस तरीके से लोगों के पास जाना है और किन मुद्दों को लेकर के जनता से रूबरू होकर के जो है सीटों का जो मंथन है वो किया गया। उसी के साथ किन मुद्दों को लेकर के जनता के पास जाए जिसका जो फायदा जो है बीजेपी को हो सके। और साफ कहा जाता है कि वहीं जो है प्रभु राम लला जो है 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं, उसको लेकर के किस तरीके से जो रणनीति है वो बनाई जाए कि पूरे देश में एक जो मैसेज है वो पहुंचाया जा सके। एक मैसेज के माध्यम से एक उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सीटों पर किस तरीके से जो उसका फ़ायदा है वो लिया जा सके। और अलग अलग जो चीज़ें हैं वो कहा जा सकता है कि चाहे क्षेत्र वाइज हो, चाहे वो बूथ स्तर पर मजबूती हो, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है कि किस तरीके से जो बीजेपी है वो अपनी रणनीति बनाए, जिसको लेकर के जो बीजेपी की सीटें हैं उसमें इजाफा हो सके। 2024 का जो चुनाव है उसको किस तरीके से बेहतर खेला जा सकता है, उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा की गई है। वहीं अगर बात करते हैं तो भगवान श्री राम लला को लेकर के जो मंथन है वो भी किया गया है कि किस तरीके से उस पर जो काम हुए हैं उनको लेकर के किस तरीके से जनता के बीच पहुंचाया जाए, जनता तक किस तरीके से जो मैसेज है वो भेजा जाए। और लगातार कहा जा सकता है कि जो बीजेपी है वो लगातार अपनी जो बढ़त है, बढ़त को लेकर के लगातार जो मंथन है वो पहले कर लेती है। चाहे जैसे ही चुनाव नज़दीक आते हैं बीजेपी का जो बैठकों का जो दौर होता है वो शुरू हो जाता है। उनके जो प्रभारी हैं वो लगातार जो बैठकें हैं वो लेने लगते हैं। और बैठकें लेने के बाद जो रिजल्ट है उसका जो इजाफा है वो भी देखा जाता है। साफ तरीके से कहा जाता है क्या नया रोड मैप तैयार किया है इस बैठक के बाद बीजेपी ने?
कह सकते हैं किस तरीके से जो है अब की बार जो है 400 का पार जो आंकड़ा है उस पर किस तरीके से चर्चा की गई है कि उसको किस तरीके से पार किया जाए और 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश में हैं उनको किस तरीके से बढ़त बनाई जाए, उन पर किस तरीके से काम किया जाए और बूथ स्तर पर जो मजबूती है और जनता के बीच में जो मुद्दे हैं, जो काम किए गए हैं, विकास की जो बातें की गई हैं, जो विकास के काम किए गए हैं, जन जन तक जो बातें पहुंचाई गई हैं उन सभी को एक लोगों तक पहुंचाया जाए, जिसका जो बीजेपी को भरपूर जो फ़ायदा है वो मिल सके। इन सभी जो बातों पर जो चर्चा है वो हुई है और सीटों को लेकर के भी जो मंथन है वो किया गया है कि लोकसभा स्तर पर जो सीटें हैं उनको लेकर के किस तरीके से समन्वय बिठाया जाए, किस तरीके से चीज़ें की जाएं कि जो और ये सीटें काफी हैं उनमें जरूरी भी इजाफा हो जाता है शुभम के आने वाले दिनों में जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर मंथन अभी से किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और बता दें कानपुर से अहम जानकारी, जहां कोर्ट में हुई है इरफान सोलंकी की पेशी। आगजनी आचार संहिता मामले में कोर्ट में हुई है पेशी। इरफान के भाई रिजवान की भी कोर्ट में हुई है पेशी। कोर्ट में जाते वक्त बोले हैं इरफान सोलंकी, इस बात का सब्र है, मेरे अल्लाह को हर चीज की खबर है तो इंसाफ हर करना ही होगा। ये इरफान सोलंकी की तरफ से बोला गया है, इंसाफ होकर रहेगा। कोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच पेशी हुई है। तो आगजनी आचार संहिता से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसको लेकर इरफान सोलंकी की पेशी कोर्ट में आज हुई है और कोर्ट में जाते वक्त बोले हैं इरफान सोलंकी। मोहम्मद असलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। असलम, क्या ये पेशी हो चुकी है, होनी बाकी है, किस तरीके की सुरक्षा, क्या जानकारी? सपा विधायक इरफान सोलंकी को महाराजगंज जेल से कानपुर लाया गया था और वहां पर उनकी पेशी थी। आज इरफान की 2 मामलों में पेशी थी। पहला मामला था जिसमें कि इरफान पर जो महिला के प्लॉट पर आगजनी मामला था उस पर थी और इसके अलावा एक जो आचार संहिता 2017 विधानसभा चुनाव था उसमें आचार संहिता का मामला था, जिसके बाद से लगातार जो पुलिस है वो जांच चल रही है और इरफान जो है जेल में ही इरफान के साथ जो उनके भाई हैं रिजवान, उनको कानपुर जेल में रखा गया है और आज जो है 2 मामलों में पेशी थी और पेशी में अब जो है फैसला आना बाकी है। और अगर हम बात करें इरफान की तो जो बचाव पक्ष था, इरफान का जो वकील थे उन्होंने जो कोर्ट से जो है जो लोकेशन है उनके बॉडीगार्ड की जो लोकेशन है वो मांगी थी, जिसके बाद जो है जो दावेदार है इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने इस पर जो है एक पिटीशन दाखिल की थी, जिसके बाद जो है कोर्ट ने इस पूरे मामले को खारिज कर दिया था। फिलहाल अगर हम बात करें तो इरफान के मामले में अब जो है वो फैसला आना बाकी है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट अगली तारीख देती है या आज ही कोई फैसला इस मामले में कोर्ट सुनाती है। पेशी से पहले इरफान सोलंकी का ये जो बयान निकल के आया है ये बताता है कि उनके अंदर कितना अभी भी कॉन्फिडेंस है। जी बिल्कुल, एक तरीके से वो कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी जब भी इरफान कानपुर जेल पर पहुंचे हैं कोर्ट में पेशी के लिए तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई शायराना अंदाज करते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे में वो उनको एक कटाक्ष माना जाता है कि इरफान कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रहे हैं। और कानपुर की बात करें तो इरफान सोलंकी काफी यहाँ पर विवादित जो विधायक हैं उसके तौर पर उनकी जो है जो एक पहचान है। तो ऐसे में इरफान की जो सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर कोर्ट में काफी जो है पुलिस बल तैनात किया जाता है और चूंकि बताया जाता है कि जो उनके भाई है और जो भी लोग हैं रिश्तेदार तमाम कानपुर में मौजूद रहते हैं और इरफान को भी काफी सुरक्षा के लिहाज से ही कानपुर से महाराजगंज जेल शिफ्ट किया गया था। इसी सुरक्षा के लिहाज से ही जो कोर्ट परिसर है और बाहर का जो हिस्सा है वहां पर जो है काफी पुलिस बल तैनात किया जाता है। जी ठीक है असलम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की ओर से प्रशासनिक अधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों को लेकर कई मांगे की है। वीएचपी की मांग है कि जिले में मंदिरों के आसपास 200 मीटर की दूरी की सभी मांस और शराब की दुकानें बंद कर दी जाए।
तो 200 मीटर के दायरे में तमाम मांस मछली की दुकानें बंद कर दी जाए, ये वीएचपी की मांग सामने आ रही है मुरादाबाद में। और कांग्रेस के नेताओं ने श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अस्वीकार कर दिया है। कांग्रेस के इस फैसले के बाद सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया है और उन पर हमला बोल दिया है। क्या कुछ कह दिया है बीजेपी के नेताओं ने, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको प्रभु दारुण दुख दीना ताकि मति पहले हर लीना। अगर उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है तो जनता उनको ठुकरा देगी। नहीं, सब लोग विरोध करेंगे क्योंकि निमंत्रण कोई भाजपा ने नहीं दिया है, सरकार ने नहीं दिया है, उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिया है और उसे नकारना निश्चित तौर से यह रामद्रोही जो उनका आचरण है वो प्रकट हो जाता है। भगवान राम को काल्पनिक वो पहले ही बता चुके थे। अब रामलला जब भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं तब ऐसा उनका निर्णय निश्चित तौर से विनाशकाले। कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। ये वही कांग्रेस है फिर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी। ये वही कांग्रेस है जिसने वकीलों रामलला के केस में हराने के लिए खड़ी कर दी थी। ये वही कांग्रेस है जो बार बार राम के नाम पर आलोचना करती है। ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु से लेके अन्य बातों पर भी विरोध ही करती आई है। जब इनको लगता है कि हमें वोट लेना है तो सॉफ्ट हिंदू बनने की कोशिश करते हैं। और कांग्रेस पार्टी तो मैं नेहरू से लेकर के अब तक कोई अयोध्या नहीं गया है। नैतिक ताकत नहीं है क्योंकि अयोध्या प्रभु श्री राम को कोर्ट में लटकाने भटकाने का काम तो कांग्रेस ने ही की है। तो इसकी नैतिक ताकत नहीं है कि अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम को प्रणाम करें। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। सभी राम भक्तों के लिए ये क्षण धर्म की दृष्टि से, आस्था और विश्वास की दृष्टि से एक पुण्य क्षण है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत पीड़ादायक है और बहुत शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की सर्वानुमति के फैसले के बाद ये निर्णय हुआ। आज आम सहमति से इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है। पहले कहते थे कि कोर्ट से फैसला हो तो हम मानेंगे। इन्होंने सदैव विरोध किया था राम जन्मभूमि का और आज कांग्रेस पार्टी उसी मानसिकता के दबाव में है जो ये शाहबानों के मामले में झुकी थी कट्टरपंथियों के सामने। 3 तलाक का कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया और आज भी यही हाल है। तो क्या कहा जाए, कांग्रेस पार्टी देश पर राज की थी ना, आज सिमट के कहां होगा ये लोकसभा में। अस्तित्व है, श्री राम हमारे आराध्य हैं, प्राण हैं, भगवान हैं और भगवान श्री राम ही भारत की पहचान है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है, भारतीय संस्कृति को अस्वीकार करना है और इसीलिए तो कांग्रेस कहीं की नहीं रही। देखिए, राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है।
आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। धर्म का उपयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए। भगवान राम हम सबके हैं, हमारे आस्था का प्रश्न है। राजनीति में विचारों की लड़ाई होती है, लोकतंत्र को बचाने की। जहां तक धर्म की बात है, भगवान राम की बात है। भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं, हमेशा से मानते आए और मानते रहेंगे। और मेरा परिवार तो वो है जहाँ की हमारे 400 साल पुराना हमारा मंदिर में, वहां पे आज भी अखंड ज्योत जलती है। राम मंदिर में, वहां के राघव जी के मंदिर में, हमारे जगदीश स्वामी के मंदिर में, माता जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, हम लोग वो परिवार के लोग। और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में हवन के लिए 450 किलो देसी घी पहुंचा है। हनुमान किला के महंत परशुराम दास जी के आह्वान पर हरियाणा के कौसली विधानसभा से ये देसी घी पहुंचा है। अयोध्या हो या अयोध्या के से जुड़ी 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होना है, उसकी तमाम जानकारी आपको इंडिया वॉइस लगातार अपडेट कराता रहा है। इसी कड़ी में हम इस समय मौजूद हूँ हनुमान किला बाईपास पर, जहाँ पर आप बिल्कुल साफ तौर कैमरे में बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे कि हरियाणा से लगभग 440 केजी देसी घी आया हुआ है। उस खास बात रही होगी कि आप बिल्कुल तस्वीरों में भी अभी इस लोगों आप बिल्कुल नीचे देख पा रहे होंगे कि श्री राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के पावन अवसर पर हवन यज्ञ में अपनी आहुति डालने को 1 चम्मच घी का दान करें। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये जो घी आया हो कि हरियाणा के विधानसभा से बात करेंगे कि प्रत्येक घर से लगभग 1-1 चम्मच घी आप लोगों ने दान किया है। जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा में जो हवन होगी उसमें ये इस घी का भी उपयोग किया जाएगा। हमारे साथ हरियाणा से ही चलकर लोग आए हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? DK यादव, कौसली विधानसभा, हरियाणा, रिवर डिस्ट्रिक्ट। मेरी एक इच्छा थी 500 साल के बाद के अंदर श्री रामचंद्र जी का अयोध्या की नगरी के अंदर एक भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो क्यों नहीं मैं भी अपनी कौसली विधानसभा के हर घर से 1 चम्मच माता और बहनों के सहयोग से इकट्ठा करूं। और मेरी माताओं बहनों ने 1 चम्मच घी इकट्ठा करके और पूरी कौसली विधानसभा ने 4.5 क्विंटल जो घी अयोध्या के अंदर जो भेजने का काम किया है। तो मैं आपके माध्यम से कौसली विधानसभा की सभी देवतुल्य जनता को मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो महाराज जी हैं परशुराम दास महाराज जी, मैंने इनसे संपर्क किया। महाराज जी ने यहाँ मेरी सभी साथियों का, पूरी टीम का स्वागत करने का काम किया, राम भक्तों का स्वागत करने का काम किया। मैं महाराज जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। भगवान जब वनवास गए थे, वनवास से जब 14 वर्ष का जब वनवास खत्म हुआ तो जब वो आए थे तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। अब 500 वर्षों की जो तपस्या रही है पूर्ण हो रही है, इस पर क्या आप दीप जलाएंगे? और हरियाणा वासियों को, अपने जो विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देंगे कि देखिए, दिवाली के अंदर जो त्यौहार हिंदू जो मनाते हैं, बड़े उत्साह और चाव से मनाते हैं, ऐसे ही 22 जनवरी को पूरा हिंदुस्तान और मेरी कौसली विधानसभा हर मंदिर के अंदर, हर मंदिर सजेंगे, दीपक जलेंगे और हर घर के अंदर दीपक जलाने का हमारी माता और बहनें काम करेंगी। देखिए, पूरे देश में लोगों के अंदर एक उत्सुकता है, एक उमंग है। आज उमंग ही 1-1 चम्मच घी लाई है अयोध्या। इससे पहले भी लोग हिंदू थे, लेकिन क्यों नहीं, लेकिन जो उमंग, जो उत्साह आज लोगों के अंदर जो जगी हुई है, जो कुछ चंद लोगों के चक्कर में राम जी ने कोर्ट के चक्कर लगाया, उससे मुक्त होने के बाद आज जो है हमारे देश के अंदर जो खुशी है, जो हिंदू के अंदर सनातन जो प्रेमी हैं उनके अंदर जो भाव जगी है, वो आज 1-1 चम्मच घी दर्शा रही है कि कैसली विधानसभा के DK यादव जी के माध्यम से जो 1-1 घर से 1-1 चम्मच घी इकट्ठा करना, ये अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी चुनौती है। जो 450 किलो घी यहाँ अयोध्या लेके आए हैं रामलला के समर्पित करने के लिए, तो इसमें
जो है सभी देशवासी इस पे दीप जलाएंगे। जिनको अयोध्या आना है वो अयोध्या भी आएंगे। नहीं, हर घर में, हर मठ मंदिर में, हर देवता देवी को अपने अपने जगह पे रह के सभी लोग दीप जलाएं और खुशी मनाएं, खूब मिठाई लड्डू बांटे। यही हमारी देशवासियों से अपील है। जय श्री राम। तो ये रहे महंत हनुमान किला के परशुराम दास जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि बिल्कुल जो अयोध्यावासी हैं तो अयोध्या में रहें, जो बाकी और भी जो देश प्रदेश के लोग हैं वो अपने 22 तारीख को घर पर ही रहें, दीप जलाएं। इंडिया वॉइस के लिए अयोध्या से अभिनव सिंह। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।